वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम जो है बिजनेस स्टडी के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था जिसका नाम था उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे, EDP। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने EDP क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही हमने EDP के ऑब्जेक्ट्स यानी कि उसके उद्देश्य के पॉइंट्स पढ़े थे और मैंने उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताया था कि आपको एग्जाम के अंदर उन पॉइंट्स में क्या लिखना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस EDP नाम के चैप्टर का एंड हो जाएगा। बस एक लास्ट इसके अंदर टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ EDP, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व बताइए, यानी कि EDP का महत्व बताइए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका बताइए हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की क्या भूमिका रहती है। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व या भूमिका, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के, लेकिन उसका आंसर आपको जो लिखना है वो आपके सामने है। यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स है। कितने हैं? 8 पॉइंट। वैसे बुक के अंदर 12 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं। 8 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो बहुत हैं। तो पॉइंट्स तो आपको याद करने ही हैं, लेकिन उन पॉइंट्स के अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है और वो पॉइंट का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट करने के बाद, उसके बाद में ये जैसे 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए पहले इनको ख़त्म करते हैं, फिर अपन और कुछ बात करेंगे आगे। देखिए, लेक्चर नंबर 29 है ये, उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर लास्ट टॉपिक है हमारा रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ EDP। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, EDP का महत्व एवं भूमिका, यानी कि EDP की हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है EDP का, या क्या भूमिका है इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की। अगर आपको EDP का मतलब पता नहीं है ना, तो फिर ये लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है। आप पहले लेक्चर नंबर 28 देख लीजिए जहां पर EDP के बारे में बताया था। तो वो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने मेरे चैनल पर, बिजनेस स्टडी इन हिंदी, 12th बिजनेस स्टडी इन हिंदी। उसके अंदर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए अपन EDP के महत्व को समझते हैं, इसकी भूमिका को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन। ठीक है, अब नवाचार क्या होता है? तो नवाचार का मतलब क्या हो गया, आप बताइए मुझे। नवाचार का मतलब हो गया न्यू, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, या प्रोडक्ट के अंदर कुछ नयापन लेके आना। जैसे मोबाइल कंपनियां होती है ना, वो क्या करती है, वो अपना एक, जैसे पहले आता है ये कोई भी फ़ोन 11, फिर निकालती है 11 प्रो, दोनों में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ नया लेके आती है कंपनीज, है ना। तो नवाचार को बढ़ावा देता है EDP जो है, उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उद्योग, उद्यमी, व्यापारी, तो उनको जो है ये प्रोग्राम ये बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नयापन लेके आइए, कुछ नवाचार करिए। और उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन। उत्पाद विविधीकरण मतलब आप जो चीज़ बना रहे हैं ना, उसके कई सारे मॉडल निकाल दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कर दीजिए, है ना। अलग अलग तरह की अलग अलग रेंज की निकालिए, है ना। आपके जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है, उसकी केवल एक ही रेट का एक प्रोडक्ट मत बनाइए, आप थोड़ा सा सस्ता भी बनाइए जिससे एक आम आदमी परचेज कर सकें, और आप महंगा भी बनाइए, है ना। अलग अलग रेट पे आप प्रोडक्ट को निकालिए, उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग उसके अंदर चीज़ें बताइए आप।
तो एक तो नवाचार लाइए और उत्पाद को क्या कीजिए, विविधीकरण कीजिए, उत्पादों को आप कई तरह से बनाइए। तो ये कहाँ सिखाया जाता है, ये ईडीपी प्रोग्राम के अंदर सिखाया जाता है, इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को कौन प्रोत्साहन देता है, ईडीपी। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देश का तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास। पहले भी ये पॉइंट आ चुका है, क्या आया था, देश का तीव्र आर्थिक विकास। एक तो ईडीपी से क्या होता है, देश का तीव्र आर्थिक विकास होता है, और वो भी कैसा, संतुलित विकास। चलो, तीव्र आर्थिक विकास तो होता है क्योंकि ईडीपी के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बताया यही जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को स्थापित कीजिए। जैसे अपने इंडिया के अंदर चल रहा है मेड इन इंडिया प्रोग्राम, और आज डेट है 13 मई 12 मई को कल शाम को जो मोदी जी का स्पीच आया था, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, आपको अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी ब्रांड्स जो पूरी इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है, और इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बनी वो, इसलिए वो ऐसे बनी क्योंकि पहले वो भी लोकल प्रोडक्ट थे और उनको उनकी पब्लिक ने, उनकी देश की जनता ने उनको अपनाया, और धीरे धीरे वो ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया में फैल गए। तो अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, पूरी दुनिया एक तरह से बंद है क्योंकि आपस में लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है। तो ऐसे में अगर ईडीपी प्रोग्राम चलाए जाए और उसके अंदर उद्यमियों को तैयार किया जाए जो कि मेड इन इंडिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया के अंदर, तो देश का बहुत तेजी से तीव्र आर्थिक विकास होगा और संतुलित विकास होगा। संतुलित कैसे, केवल एक ही एरिया में सारी फैक्ट्रीज नहीं लगानी है, ऐसी जगह भी आपको बिजनेस उद्योग लगाने हैं जहां पर क्या पहले से कोई उद्योग लगे हुए नहीं है, यानी कि जो अविकसित क्षेत्र हैं, इसको SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर भी आपको उद्योग लगाने। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा ईडीपी प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है, और जिससे देश का संतुलित विकास होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड, तो पहला था नवाचार और उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन, दूसरा है देश का तीव्र, एक तो तेजी से आर्थिक विकास होता है और दूसरा संतुलित होता है, केवल एक जगह ही नहीं, पूरे देश के अंदर विकास होना। ठीक। थर्ड, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, रिसोर्सेज, 5M बताए थे ना मैंने आपको, कितनी बार ही बोला है ना, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और मशीन। जो भी रिसोर्सेज हैं, एक उद्यमी उन रिसोर्सेज को कहाँ से प्राप्त करता है, किसी से लेता है, इसके बदले में उसको पैसे देता है, यानी कि फ्री में तो नहीं आते रिसोर्सेज। इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर व्यापारियों को, उद्यमियों को बताया जाता है कि आप जो ये रिसोर्सेज ले रहे हैं ना, ये आप पैसे देकर, कुछ ना कुछ देकर ले रहे हैं, आपको फ्री में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप इसका बेस्ट यूज़ कीजिए, यानी कि कम से कम संसाधनों का उपयोग कीजिए और उससे अधिकतम उत्पादन कीजिए। तो इनको आप वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ये इस प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है। फोर्थ, पूंजी निर्माण में सहायक, इस प्रोग्राम के अंदर ये भी बताया जाता है कि बचत करो। अब बचत कब होगी, जब आय से खर्चे क्या हो, कम, तभी बचत होगी। अगर आपके घर पे इनकम जो है महीने की 40,000 रुपये है और आपके खर्चे अगर 50,000 रुपये हैं, इसका मतलब तो बचत कहाँ होगी, उल्टे 10,000 किसी से उधार लेने पड़ेंगे, है ना। या फिर आपकी इनकम 40,000 है पर मंथ और आप खर्चे कर रहे हो केवल 20-25,000 या 30,000, तो महीने का 10,000 रुपये आप बचा रहे हो, उसको सेविंग बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेविंग्स। ये अगर आपकी हैबिट पड़ गई ना, तो आपकी जो लाइफ है ना, वो हमेशा बैलेंस रहेगी। तो बचत बहुत ज़रूरी है, और वो बचत करना, बचत के बारे में इस प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है। बचत का पूंजी निर्माण से क्या लेना देना, पूंजी निर्माण का मतलब होता है कैपिटल को बढ़ावा देना, कैपिटल मार्केट के अंदर लाना। कैपिटल आप ऐसे अकाउंट्स के अंदर पढ़ते ही हैं, तो कैपिटल का यहाँ मतलब ये है, अगर बचत करेंगे, सेविंग्स करेंगे, तो वो पैसा कहाँ लगेगा, अपन शेयर्स खरीदेंगे, अपन डिबेंचर्स खरीदेंगे, है ना, मतलब सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, अपन प्रतिभूतियाँ बोलते हैं जिसको, वो खरीदेंगे। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा।
कंपनी वाले चैप्टर में। तो प्रतिभूतियां जब आप खरीदोगे तो वो पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, वो पैसा ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर लगेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो उससे फायदा तो पूरे देश को होना ही है। जैसे जो विकसित देश है ना, विकसित देशों के अंदर जैसे बेरोजगारी नहीं है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। तो बचत को प्रोत्साहन देते हैं जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है, ये इस प्रोग्राम के अंदर बताया जाता है। अगला है औद्योगिक वातावरण का निर्माण, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री लग रही है, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। अगर एनवायरनमेंट ऐसा कर दिया जाए कि जगह जगह उद्योग लग रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो और भी लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके घर के आसपास किसी की जो पड़ोस में जो है गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब क्या होगा? वो पूरा मोहल्ला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स कितनी मिलेगी? उससे कभी भी जॉब क्रिएशन नहीं होगा, है ना, एक लिमिट होती है वहाँ पर। लेकिन अगर ये एक मोहल्ले के अंदर कोई बिजनेस लगाता है और उसको देख के दूसरा लगाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वो बिजनेस लगा है ना, उससे वो क्या होगा? वो जॉब क्रिएट करेगा, यानी कि वो आगे जाके अपने व्यापार के थ्रू 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1 लाख लोगों को जॉब्स देगा, जिससे बेरोजगारी खत्म होगी। अगर वो का वो बंदा टैलेंटेड है, उद्यमी बन सकता है, लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी में चला जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो अपनी केवल नौकरी करेगा, वो दूसरों को रोजगार कभी भी नहीं देगा। इसीलिए बोलते हैं उद्योग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी लगती है ना गवर्नमेंट, तो केवल आपकी अकेले की नौकरी ही लगती है, और किसी की आप क्या हेल्प करेंगे, है ना? उल्टा ही दूसरों आपकी देखा देखी करके दूसरे लोग भी इस लाइन में घुसेंगे। और एक चीज़ यह भी है कि अगर 100 पोस्ट निकली है तो 1 लाख लोगों की भर्ती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो 1 लाख तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर वो 1 लाख जो है वो उद्योग को ट्राई करें, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें, और उसमें से अगर 100 जने भी सक्सेस हो जाते हैं तो वो 1 लाख को नौकरी दे सकते हैं। ये मेरा मानना है, और यही अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना इस प्रोग्राम का ये इम्पोर्टेंस है, ये महत्व है, ये रोल है, ये इसकी भूमिका है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जिससे जो है लोग उद्योग लगाए, व्यापार लगाए, इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट करना। 6 नंबर, उद्यमियों की शंकाओं और समस्याओं का समाधान करना। एक नया उद्यमी जो होता है ना, वो उद्योग तो लगाना चाहता है। कई सारे लोग होते हैं जिनका होता है कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कल्पना तो कर लेते हैं, इमेजिनेशन करने में क्या जा रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है। तो लेकिन वास्तविकता ये है कि उद्योग लगाने से पहले उसके मन में खूब सारी शंकाएँ होती हैं, खूब सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को, उन शंकाओं का जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, वो इस प्रोग्राम के अंदर हो जाता है ना। कई सारी समस्याएं होती है, ऐसे ही थोड़ी व्यापार स्टार्ट हो जाता है ना। शुरू करने की सोच से ही समस्याएं और प्रॉब्लम्स और शंकाएं यानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इन सब का समाधान यही है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि जिन लोगों के मन में उद्योग या उद्यमी बनने की इच्छा है वे भी क्या करें, इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम को अटेंड करके जो है अपनी समस्याओं को, शंकाओं को दूर करें और थोड़ा आगे बढ़ें। तो एक पुशअप देता है ये प्रोग्राम। ये पॉइंट तो अपन ने कर रखा था, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये पॉइंट अपन ने करा था इसके उद्देश्य के अंदर, है ना, मैंने बताया भी था। इस प्रोग्राम के तहत जो है ये नहीं बताया जाता कि आप रातों रात या 1 साल 2 साल के अंदर अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगा देंगे, बिजनेस खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन समय लगता है उसके लिए ना। हाँ, टेक्नोलॉजी है, पहले जहाँ 40-50 साल पीढ़ियाँ बीत जाती थी, अब वो काम 5-10 साल में हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप उसके लिए पूंजी भी चाहिए, है ना, तो अगर
ऐसे उद्यमी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो बस अपना स्टार्टअप चाहते हैं, तो उनको कुटीर और लघु उद्योगों को स्टार्ट करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। और मैंने बताया भी था, अपने देश में लघु और कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे व्यापार हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम योगदान देते हैं। और अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर यही लघु एवं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो बाहर से अपन इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, बाहर से खरीदते थे फॉरेन कंट्री से, वो तो बंद है ना। तो अभी आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उन सबको कौन पूरा कर रहे हैं? यही कर रहे हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। इसी की वजह से अभी जो है ना आपके घर पे हर सामान, ज़रूरत का सामान जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपके घर पहुंच रहा है। क्यों? ये एक्टिव हो चुके हैं, है ना। ये वैसे ये बड़ी मुश्किल में रहते हैं क्योंकि लोग इनकी ओर ध्यान कम ही देते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कई सारी नई ब्रांड्स जो आपने कभी सुनी नहीं होगी वो आ गई सामने। वास्तविकता ये है कि वो पहले भी थी, बस आपका ध्यान अभी गया है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही यही है। तो अभी इसी ने अपनी लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर, मुझे लगता है कि इस लघु एवं कुटीर उद्योगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत संभाला है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं संभाले तो मोदी जी ने जो कहा इन्हें ही अपनाएं, इन्हें एक ब्रांड का रूप दें। और ये आपको क्या देंगे? ये आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, अपने देश की कई सारी समस्याओं का ये समाधान करेंगे, क्योंकि ये जब व्यापार बढ़ेंगे तो रोजगारों में वृद्धि होगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही हैं क्योंकि उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं फिर आपको वही कहूँगा, अगर एक बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है, अगर वो चाहे तो, होते हैं ना कुछ लोग, वो चाहे तो गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकता है और जाके नौकरी भी कर सकता है और उद्योग भी लगा सकता है। दोनों ही सही है, गवर्नमेंट सर्वेंट होना भी सही है और उद्योग लगाना भी सही है। गवर्नमेंट सर्वेंट होना इसलिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट को टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, ओके। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर उसको बढ़ाना है, अगर योगदान देना है, तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको उद्योग लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका व्यापार बढ़ गया, उसका उद्योग लग गया ना, तो कई सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, कई लोगों की ज़िंदगी को सुधार सकता है। इसीलिए बोलते हैं किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का, मैन्युफैक्चरिंग का होना ज़रूरी है, जिसलिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेड इन इंडिया। और मुझे लगता है अब 2021 के बाद ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगर ईडीपी प्रोग्राम और चलाया जाए तो और अच्छा हो सकता है। खैर, कई बार मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलने लग जाता हूँ। आपके लिए तो यही है कि आपको ये 8 पॉइंट लिखने हैं और इन 8 पॉइंट्स को जो है याद करके इसके अंदर जो मैंने समझाया है वो आपको लिखना है और आपके नंबर्स आ जाएंगे। ओके, बस ये नंबर की पढ़ाई करनी है तो यही है, लेकिन अगर इसका विकास करना है तो कई बार जो मैं बोलता हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ें होती है। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बोला था जैसे ये 8 पॉइंट हो जाएंगे, मुझे आपसे कुछ खास बातें करनी हैं। खास बातें ये हैं कि अब अपनी बिजनेस स्टडी लगभग कंप्लीट होने वाली है। अब इसके बाद चैप्टर बचे हैं 3, एक इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 13, एक फिर बचा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर नंबर 14, और फिर एक GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चैप्टर नंबर 15। तो ये तो चलता रहेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तीनों चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 1 सप्ताह और लगेगा, उसके बाद क्या करें? उसके बाद अब ऑप्शन ये हैं, जैसे कि कमेंट आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें हिंदी के अंदर, या फिर अकाउंट्स स्टार्ट करें, ठीक है, और या फिर लाइव क्लास लें रोज़ 1 घंटा डेली, तो उसका टाइमिंग क्या रखें? तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको तय करनी है ना। पढ़ना आपको है ना, मैं तो आप जब बोलोगे तब पढ़ा दूंगा, जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, लेकिन ये तय आपको करना है। तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा कि नेक्स्ट बिजनेस स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें कि अकाउंट्स स्टार्ट करें, 12th की बात करें तो अगर, और या फिर अगर बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में क्या कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स, है ना, FM, ऑडिट, लॉ, क्या स्टार्ट करें? तो वो थोड़ा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे।
और इसके अलावा और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। और अगर लाइव क्लास की बात करें तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रखें, है ना, और लाइव क्लास कितनी देर की रखें, मतलब 30 मिनट्स बहुत है या 1 घंटा। थ्योरी होगी तो 30 मिनट बहुत है, प्रैक्टिकल होगा तो 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी आप अपने सजेशन इस वीडियो के नीचे ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि शेयर होगा ना ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ये जो मैंने बातें बोली हैं ये लोगों तक पहुँचेगी, ये आप जैसे स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी और फिर वे भी अपनी राय दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जिस चीज़ के ऊपर कमेंट आएंगे अपन वो ही फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। खैर अभी आपके पास पूरे 1 सप्ताह का समय है, तब तक आप सोच लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बीएसटी के अंदर स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस। बहुत ही लंबा चैप्टर है, एक तो आपके लिए ये है इंश्योरेंस बहुत लेंथी चैप्टर है ना, खूब सारे उसके अंदर टॉपिक्स हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, समझने लायक है ना। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस सब कुछ जानेंगे उसके बारे में। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 30 के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों से करवाएं, क्योंकि ऐसा होगा तभी ये चैनल ग्रो करेगा, और ये चैनल ग्रो करेगा ना उसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको मिलेगा। कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स, लाइव क्लासेस, फैसिलिटीज़ सब अपने आप हो जाएगी। ओके, थैंक यू।